नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। पीरी बाजार के घोघी कोड़ासी इलाके में मुठभेड़ हुआ है। नक्सली बालेश्वर कोड़ा अर्जुन कोड़ा के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुआ है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और मुठभेड़ स्थल से SLR सहित कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। एसपी सुशील कुमार भी मुठभेड़ में शामिल रहे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे लखीसराय से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है, जिसमें नक्सली बालेश्वर कोड़ा के दस्ते के साथ ये मुठभेड़ हुआ है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक SLR सहित कई हथियार मौके से बरामद किए गए हैं और इसके अलावा एसपी सुशील कुमार भी इस मुठभेड़ में शामिल हैं। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। लखीसराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीरी बाजार के घोघी कोड़ासी इलाके में यह मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है और मौके से कई सारे हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं, जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये हथियार जो है मौके से बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नक्सली बालेश्वर कोड़ा के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने पुलिस ने मार गिराया है। तो लखीसराय से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, यहाँ पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है और इस मुठभेड़ के दौरान जो जानकारी है उस मुताबिक 2 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। मौके से कई सारे हथियार भी बरामद किए हैं। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही थी। दरअसल लगातार यहाँ पर जो है नक्सलियों का आतंक लगातार जारी रहता है, तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। हमारे साथ लखीसराय के एसपी सुशील कुमार जुड़े हुए हैं। सर, ये सब कुछ जो सर्च ऑपरेशन आपने चलाया उसके बारे में जरा जानकारी बताइए कि किस तरीके से ये कार्रवाई की गई और जो 2 नक्सलियों को मारा गया है, क्या जानकारी है कि कौन है वो लोग? देखिए, हमारे यहाँ पीरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघी कोड़ासी एरिया है, जंगल का क्षेत्र है। हमें इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पे नक्सलियों का मूवमेंट है। उसी बेसिस पे हम लोगों ने टीम बनाकर और ऑप्स प्लान किया था और ऑप्स भेजा था और उसी क्रम में मुठभेड़ हुआ हमारा नक्सलियों के साथ, जिसमें 2 नक्सलियों के मृत होने की अभी हम लोगों को बॉडी मिली है। सर्च ऑपरेशन जारी है। उसके अलावा SLR जो हथियार होता है पुलिस से लूटी हुई, वो भी मिला है और उसके अलावा और भी कुछ हथियार मिले हैं। उसके अलावा अभी एम्बुश चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे जगह पर देखने को भी मिलता है कि नक्सली जो हैं वो थोड़े सक्रिय भी रहते हैं, तो आगे जो है नक्सलियों पर नकेल कसा जाए, इसको लेकर आप लोग की तरफ से कुछ और रणनीति, कुछ और कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी? हम लोग लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड काम करते रहते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ, और उसके अलावा लगातार जो है सर्च ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड हम लोग करते रहते हैं एरिया में। उसके अलावा एरिया डोमिनेशन और तो पर्टिकुलर इंटेलिजेंस बेस्ड हम लोग ऑपरेशन भी करते हैं। तो उसी का नतीजा है ये मुठभेड़ हुआ। इससे पहले भी पिछले साल 2 मुठभेड़ हुए थे, जिसमें 2 नक्सली मारे गए थे। तो लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बैकफुट पे नक्सलियों को रखा हुआ है हमने। बालेश्वर कोड़ा के दस्ते के साथ ये मुठभेड़ हुई थी, उसको लेकर आप लोग के पास क्या कुछ जानकारी है? किस तरीके से ये जो दस्ता है वो कौन-कौन से इलाके में खास तौर पर सक्रिय रहता है और कैसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है? ये बालेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा जो एरिया कमांडर है इधर का, लखीसराय एरिया का, वो उसकी दस्ते की टीम थी और ये हमारे पूरे लखीसराय में खास करके कजरा का क्षेत्र और चानन थाना क्षेत्र और जमुई का क्षेत्र और भीमबांध का जो पूरा एरिया है, जो कि जमुई, लखीसराय जिला और मुंगेर जिला का, उसमें लोग लगातार सक्रिय रहते हैं। तो वही कार्रवाई हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
बढ़ते आगे, छपरा के परसा में यूरिया के अभाव में फसलें बर्बाद हो रही हैं। परेशान किसान रात के 2 बजे से ही बिस्कोमान के खाद की दुकान पर लाइन में खड़े हो जा रहे हैं, जिसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों का आरोप है कि खाद दुकानदार किसानों को आजकल बोलकर परेशान कर रहा है। सुबह 11 बजे के बाद भी खाद दुकान नहीं खुला, जिससे नाराज होकर लोगों ने हंगामा किया। वहीं भीड़ को देखते हुए खाद दुकानदार प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहा है। हम 4 बजे से आये मैंने सब घर के अपन बाल बच्चा के छोड़ के एजन आई नहीं तो का बा मिलल खाद की नहीं मिलल खाद के लिए आए हुए हैं 2 बजे रात से बिस्कोमान भवन पर। अच्छा अभी तक कल भी आए तो बोले कि खाद कल बटाएगा, और आज आकर के सुबह से बैठे हुए कोई किसी का पता नहीं। रामेश्वर चौरसिया एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रामेश्वर चौरसिया 2020 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और एलजेपी के टिकट पर नोखा से चुनाव लड़ा था, लेकिन रामेश्वर चौरसिया नोखा से चुनाव हार गए। अब एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल कराने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इनकी भूल को क्षमा कर दिया गया है और उनके बीजेपी की सदस्यता उन्हें दिलाई गई है। रामेश्वर चौरसिया के साथ मनोज सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान बागी हुए राजेंद्र सिंह और उषा विद्यार्थी भी फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। राजेंद्र सिंह और उषा विद्यार्थी भी 2020 में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। श्री रामेश्वर चौरसिया जी का और श्री मनोज सिंह जी का, क्योंकि रामेश्वर चौरसिया जी हमारे राष्ट्रीय टीम में रह चुके हैं और मनोज सिंह जी भी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, दोनों का पुनः स्वागत करती है और भाजपा में इनका योगदान भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेगा, ऐसा हम लोग विश्वास जाहिर करते हैं। जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सोशल मीडिया पर नासा की एक तस्वीर शेयर करते हुए ये दावा किया है कि बिहार का विकास आसमान से भी दिखाई पड़ता है। संजय झा ने 2012 और 2022 की 2 तस्वीरें डालते हुए बताया कि बिहार में बिजली की चमक इतनी है कि आसमान से नासा के तस्वीरों में भी बिहार का विकास दिखाई पड़ रहा है। अब बिहार में कहीं लालटेन ढूंढने से भी नहीं मिलता। नासा का है ये तो रिकॉर्डेड चीज है जो नासा ने ऊपर से फोटोग्राफी किया है। रात में 12 का भी फोटोग्राफ है और आज का बिहार का भी फोटोग्राफ है, तो आप खुद उसमें देख सकते हैं कि पूरा रात के में बिहार कैसा लाइटेड रहता है। और मैं जो देख रहा था कि करीब करीब 700 मेगावाट जब हम लोग आए यहाँ पर सरकार में, तो बिहार में बिजली का खपत था, उसमें नेपाल को भी जाता था। और आज बिहार का बिजली का खपत 6627, मैं फिगर चेक कर रहा था अभी, बिजली का मेगावाट बिजली का खपत है। और एवरेज गांव में 2005-06 में 4 से 5 घंटा बिजली रहता था। अब एवरेज गांव में, बिहार के हर एक गांव में 22 से 24 घंटा बिजली रहता है। और शहर में पहले 8 से 10 घंटा रहता था। वो भी क्वालिटी ऑफ लाइट जो था वो बड़ा पुअर था, लगता था कि लालटेने जलाना पड़ता था। अब लालटेन कहीं है बिहार में। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। ऋषि मिश्रा ने सोनिया गांधी को इस्तीफे की कॉपी भेजी है। ऋषि मिश्रा राजद में शामिल हो सकते हैं, जो जानकारी है। ऋषि मिश्रा ने इस्तीफा देते हुए अध्यक्ष मदन मोहन झा पर बड़े आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष ने कांग्रेस को बिहार में कमजोर किया है, ऐसा कहना है ऋषि मिश्रा का। उपचुनाव और विधान परिषद में मदन मोहन झा के कारण गठबंधन नहीं हुआ। मदन मोहन झा अपने बेटे को टिकट देना चाहते थे। कांग्रेस के नेता सिर्फ बेटों के लिए टिकट चाहते थे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलैप्स कर चुका है, यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं काम करता। व्यक्तिगत लोगों की इच्छा है, लोगों की व्यक्तिगत स्वार्थ है, सिर्फ और सिर्फ लोग उसके लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, हाई बुलंद कहा ना, धोखा देते हैं ये लोग अलायंस को धोखा देते हैं।
आज ये लोग बोलते हैं ना कि हम आरजेडी से अलायंस नहीं करेंगे, हम उनसे अलायंस नहीं करेंगे, या फिर हम अलायंस करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए। उपचुनाव में आरजेडी से अलायंस तोड़ा गया अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि आपको अपने बच्चों को वहां पे लड़ाना था। आप आज एमएलसी चुनाव में आरजेडी से चाहते हैं अलायंस सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। कांग्रेस के आम वर्कर के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए ये लोग कोई नहीं सोचता है। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बीजेपी नेताओं को बजट के पीछे सरकार की सोच को बताया। पटना बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी को सुना। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि ये बजट देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। जब भी चर्चा चलेगा इतिहास में, तो जिस तरह से हम 91 को एक पड़ाव मानते हैं जब आर्थिक लिबरलाइजेशन हुआ था, उसी प्रकार 2022 का बजट भी भविष्य में एक पड़ाव के रूप में जाना जाएगा। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र और समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद की जयंती पर सीएम नीतीश कुमार ने दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि दी। पटना में मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटना रिवर फ्रंट की तर्ज पर अब मुंगेर में भी गंगा रिवर फ्रंट बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। जिले के 7 से 8 ऐतिहासिक गंगा घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जो पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुंगेर में कल छल छल कर बहती गंगा और गंगा घाट की खूबसूरत तस्वीर मन मोह लेती है। कल तक गंदगी और कूड़े का पर्याय बन चुकी गंगा घाट आज नमामि गंगे योजना ने घाटों का सौंदर्यीकरण कर उसकी तस्वीर ही बदल दी है। वहीं इस खूबसूरती को और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए डीएम के प्रयास से 6 से 7 ऐतिहासिक गंगा घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनाने की कवायद तेज हो गई है। योजना के तहत शहर के 12 गंगा घाटों का चयन किया गया है। रिवर फ्रंट योजना के तहत गंगा घाट के करीब पैदल पथ और खूबसूरत पार्क बनाए जाएंगे। घाट किनारे ट्रैक का विस्तार होगा। इसमें शहर के अलावा गांव के घाटों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि लोग गंगा घाट पर पहुंचकर वहां की खूबसूरती का आनंद उठा सकें और जिले को पर्यटक स्थल के रूप में एक अलग पहचान मिल सके। उप मुख्यमंत्री जी ने खुद इंटरेस्ट लेके यहाँ पे टीम को भेजी थी और वो लोग यहाँ पे टीम देख के चले गए हैं और मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 दिनों में इसका वो लोग फाइनल डीपीआर तैयार करेंगे और डीपीआर तैयार करके हम लोग अगले महीने में इसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए भेजेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में, फिनेंशियल वित्तीय वर्ष में इसमें हम लोग काम प्रारंभ करेंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि रिवर फ्रंट में क्या क्या विशेषता होगी। गंगा नदी के किनारों पर हरियाली के साथ साथ ट्रैक का निर्माण होगा। यहाँ घूमने आने वालों के बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी। नदी किनारे पौधारोपण किया जाएगा। पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाली विकसित की जाएगी। ट्रैक के किनारे लाइटें लगाई जाएंगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेजर और वाटर स्क्रीन शो भी होगा। फूड कियोस्क, क्रीमेटेरिया, रोशनी और अप्रोच पथ का निर्माण होगा। गंगा घाटों के कायाकल्प के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत बनने वाले रिवर फ्रंट का जायजा लेने कई वरीय पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान टीम ने जहाज घाट, बबुआ घाट, कष्टहरणी घाट सहित दोमनठा घाट का जायजा लिया और जल्द ही सर्वे के बाद इसका डीपीआर बनाने की बात कही। वहीं स्थानीय लोग इस पहल से काफी खुश हैं। इस तरह से पट्टा के तर्ज पर इसको उस तरह से मेरी ड्राइव टाइप का या कुछ इस टाइप से मतलब घाट यहाँ बनाया जाए कि लोग इसको एक दर्शनीय स्थान के रूप में, और मुंगेर का एक आध्यात्मिक भी अपना स्थान है। मुंगेर के लिए तो ऐतिहासिक चीज़ है और पूरे बिहार में मुंगेर होता है और पर्यटक के लिए अच्छा और रोजगार भी लोगों को यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा और अच्छी सोच है, अच्छी पहल है। बहरहाल पटना के बाद मुंगेर में भी गंगा घाटों पर सौंदर्यीकरण करने के बाद यहाँ के घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनने पर पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और लोगों को रोजगार का भी अवसर प्रदान होगा।
न्यूज 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में बिहार के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ जब इतने खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा बनेंगे। बिहार क्रिकेट संघ खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से काफी खुश है। बीसीए ने कहा कि ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बिहार के क्रिकेटर्स की अब दुनिया भर में धमक बढ़ेगी। साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को नेशनल टीम में दावेदारी करने का मौका मिलेगा। आईपीएल ऑक्शन लिस्ट में बिहार के खिलाड़ी अनुज राज, अभिजीत साकेत, प्रत्युष सिंह, विपुल कृष्णा, लखन राजा और अनुनय सिंह शामिल हैं। अनुज राज बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 के ऑक्शन का आयोजन बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को होना है। इसमें 590 क्रिकेटर पर बोली लगेगी, जिनमें से 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी हैं। इस सीजन आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और अहमदाबाद 2 नई टीमें शामिल की गई हैं। आईपीएल नीलामी में सभी 10 टीमों के मालिक हिस्सा लेंगे। वहीं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बिहार के खिलाड़ियों को आईपीएल के ऑक्शन पूल में चयन करने के लिए बीसीसीआई और आईपीएल की टीम का आभार जताया है। क्रिकेट के इतिहास में बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के 6 खिलाड़ी आईपीएल के ऑक्शन पूल में चुने गए हैं। इसके लिए मैं बीसीसीआई और आईपीएल की टीम को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने बिहार के खिलाड़ियों को मौका दिया, पारदर्शी तरीके से चयन किया और बिहार के जो खिलाड़ी इसमें चुने गए हैं उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो अपने शरीर में टेप से शराब को चिपकाकर तस्करी करने जा रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक कुचाई कोट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच शुरू किया था। तभी पुलिस ने 2 बाइक पर सवार संदिग्ध लड़कों को देखकर रोका और जब तलाशी ली गई तो कपड़े के अंदर से 75 बोतल शराब को बरामद किया गया। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे शराब की बोतलों को टेप की मदद से शरीर में चिपकाया गया। फिलहाल पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि ये शराब कहां पर डिलीवर करनी थी। दोनों गोपालगंज में किसी को शराब डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। उसी क्रम में हम लोगों को शंका हुआ जो उसका जैकेट बहुत फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है, तो उसी को देखने के लिए हमने बाइक रुकवाया तो बाइक लेके भागना शुरू किया। उसके बाद हम लोग उसको पकड़े। किस जगह गिरफ्तारी हुई? वही सासा मूसा के समय। कटिहार अंचल कार्यालय के कर्मचारियों के चलते वर्मा कॉलोनी के शरणार्थी परेशान हैं। पाकिस्तान और वर्मा से आए इन लोगों को 1977 में यहां बसाया गया था। इन परिवारों में केवल 7 परिवार के जमीन के कागजात बने हैं। बाकी लोग दस्तावेज बनाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जमीन की रसीद के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। हम लोग तो इस बार लेकर 4 बार गए, 6 महीना से ऊपर हो गया। हम लोग कागज पत्र सब जमा किए, जो मांगा है जमा किए हैं। जाने के बाद बोल रहे हैं कि आप लोग को इतना खर्चा है, खर्चा दीजिए। हम लोग बोले सर हम लोग कहाँ से देंगे, गरीब आदमी है, काम कीजिए, दीजिए। किससे क्या खर्चा पूछे नहीं आप लोग? हाँ, घर का इतना दिन से आप लोग रह रहे हैं, इसका मैंने क्या बोलते हैं भैया, रसीद का, तो ये खर्च, हाँ रसीद काटने के लिए वो खर्चा दीजिए। वर्मा कॉलोनी में मरंगा शरणार्थी शिविर जो एक ट्रांजिट कैंप था, उस जगह में हम लोग सरकार के अंडर में थे। ट्रांजिट कैंप में उस जगह से कुछ दिन खिला पिला के हम लोग को सरकार द्वारा बसाया गया। कब बसाया गया? 1973 में हम आए हैं, कुछ लोग 1970 में आया। इस तरह से बारी बारी से पुनर्वास हुआ। लोगों ने एक जो हमारे पास आवेदन है उसको हम लोगों ने जांच प्रारंभ किया है। प्रथम चरण में 7 ऐसे जांच के बाद लोग उपयुक्त पाए गए हैं, तो उन्हें हम लोग आच्छादित कर रहे हैं म्यूटेशन से। शेष के संबंध में सभी कागजात प्राप्त होने के बाद इस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। 20,000 दो तब मिलेगा म्यूटेशन की रसीद। ये हालात कटिहार वर्मा कॉलोनी मोहल्ले के परेशान लोगों का है। लोग कहते हैं कि बार बार सीओ से शिकायत किया गया है, लेकिन सीओ है कि जेब खर्ची के नाम पर 20,000 रुपया एक्स्ट्रा मांग कर रहे हैं, जिस कारण से शरणार्थी बहुल इस मोहल्ले के लोगों का म्यूटेशन वर्षों से लटका हुआ है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
पटना जंक्शन पर बाहर से आने वाले रेल यात्रियों का कोरोना जांच किया जा रहा है। एंटीजन टेस्ट के साथ साथ आरटीपीसीआर जांच की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन राहत की बात है कि बाहर से आने वाले लोग जांच में कोरोना के कम ही पॉजिटिव मिल रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन जांच में अभी भी कमी नहीं की जा रही है। पटना जंक्शन पे पहले एंटीजन से ही जांच किया जाता था, लेकिन अब पटना जंक्शन पे आरटीपीसीआर जांच भी की जा रही है। और बात और भी खास है, क्योंकि जहां पटना जंक्शन पर सिर्फ एक जगह ही जांच की व्यवस्था थी, अब पटना जंक्शन पर गेट नंबर 2 पर भी जांच की व्यवस्था की गई है। और खास बात यह है कि आरटीपीसीआर जांच की जा रही है। जो भी बाहर जा रहे हैं या बाहर से आने वाले लोग हैं, उनकी जांच यहां पर आरटीपीसीआर के माध्यम से की जा रही है, जो पहले कि यहाँ पर सिर्फ एंटीजन के माध्यम से ही किया जाता था। और जिस तरह से कोरोना के कम मामले हो रहे हैं और उसमें जांच की अधिक व्यवस्था रहने से कहीं ना कहीं सुविधा होगी। आरटीपीसीआर और एंटीजन दोनों की जा रही है। पहले तो एंटीजन ही सिर्फ था। नहीं, पहले भी सर दोनों था जी। कितने जांच हो जाते हैं? डेली 1000 जांच हो जाता है जी। निकल रहे हैं? पॉजिटिव अभी नहीं आ रहा सर। 1000 के आसपास यहाँ पर जांच की जा रही है और पॉजिटिव की मात्रा कहीं ना कहीं कम है। न्यूज़ 18 से पटना के लिए धर्मेंद्र कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।